कॉपी कर लो पूरा एक बार, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ क्या है एग्जैक्टली। थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का यूज है, जो थर्मोडायनेमिक्स होने के बाद काफी सिंपल सा लगेगा। लाइक दिस रिलेशन वी नीड टू लर्न एज ऑफ नाउ, तो जस्ट मेमोराइज करना है कहाँ से आया, क्या यूज है, क्या सिग्निफिकेंस है, ऑल दिस थिंग विल लर्न इन थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, हमने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देख लिए थे क्या लास्ट टाइम? यस सर। यस सर। ठीक है। देखो, डेल्टा जी नॉट इज डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। क्लियर? ये रिलेशन अभी हमें याद रखना है। नाउ from the last lecture we can see that delta G naught is minus RT ln K equilibrium, ये होता है delta G naught equal to minus RT ln K equilibrium। तो delta G naught को रखा minus RT ln K equilibrium is equal to delta H naught minus T delta S naught, ये हमने रख दिया। ठीक, माइनस RT को डिवाइड कर दो, तो माइनस RT को जब डिवाइड करोगे डेल्टा H नॉट माइनस RT, यहाँ पे माइनस RT को डिवाइड करोगे माइनस माइनस प्लस, T कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ R बचेगा। इन द नेक्स्ट स्टेप वी जस्ट नीड टू कन्वर्ट ln इनटू log, ln x इक्वल टू 2.303 log x। यहाँ पे 2.303 का फैक्टर आ गया, जिसे फर्दर मैंने डिवाइड कर दिया है। क्या यहाँ से ये स्टेप कैसे आया, इतना समझ में आता है सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट है मैथमेटिक्स में कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे गए? क्योंकि सिर्फ ये रिलेशन अभी तुम्हें ध्यान रखना है, ये मैंने तुम्हें मतलब स्टैंडर्ड रिलेशन है जो याद रखना है, इसका डेरिवेशन मैंने अभी नहीं बताया, इसके बाद फिर सब कुछ डिराइव किया है फिर। सर कन्वर्जन फैक्टर क्या बताया आपने? लॉग की प्रॉपर्टी शायद तुमने इतनी पढ़ी होगी, ln x इक्वल टू 2.303 log x, इसका यूज किया है। पढ़ा है ये? यस सर। यस तो ln को log में कन्वर्ट किया, बेस 10 2.303 आ गया, तो डिवाइड कर दिया। अब हमें बेसिकली इस हेडिंग में हमें क्या करना है, वी नीड टू लर्न टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। नाउ द क्वेश्चन इज, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, कम होगा, कितना बढ़ेगा, कितना कम होगा, ये सब कुछ हमें देखना है इनफैक्ट। तो लॉग के इक्विलिब्रियम और 1 बाय टेम्परेचर रिलेशन आ गया हमारे पास। क्लियर? First case, endothermic reaction for which delta H is greater than 0, delta H is positive, हमें वो वाला केस देखना है। क्लियर? चलो,
if delta H is positive from this relation, on increasing temperature 1 by T decreases, हमने टेम्परेचर बढ़ाया 1 by T कम होगा, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है बट एक नेगेटिव साइन है आगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ 1 by T कम होगा बट -1 by T इंक्रीज होगा, तो ये क्वांटिटी इंक्रीज होगी ओवरऑल, क्लियर। और ये क्वांटिटी इंक्रीज हो गई तो के इक्विलिब्रियम इंक्रीज होगा। सो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर 1 by T decreases but minus delta H upon RT increases, क्लियर। यहाँ पे माइनस डेल्टा H अपॉन RT है वो इंक्रीज होगा, hence log K equilibrium increases, K equilibrium increases। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखा हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, टेम्परेचर बढ़ने के साथ के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम होने के साथ के इक्विलिब्रियम कम होगा, जस्ट अपोजिट रिलेशन। इफ वी टेक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए तो जो पहले रिलेशन आया था उससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारे पास, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे साइन का डिफरेंस आ जाएगा। So in the second case, exothermic reaction on increasing temperature 1 by T decreases minus delta H by RT decreases because नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया है, टेम्परेचर बढ़ाओगे 1 by T कम होगा, ये भी कम हो जाएगा, hence log K equilibrium decreases, K equilibrium decreases। तो हम ये बोल सकते हैं K equilibrium is basically proportional to और directly related to, चलो मैं वो नोट में लिखा हुआ है बजाय यहाँ पर, कॉपी करो इतना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, एंडोथर्मिक में बढ़ेगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एंड इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर जस्ट अपोजिट टेक प्लेस, टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ ये कम होगा और ये बढ़ेगा। रक्षिका, केशवी, दोनों को क्लियर है इतना? Yes. सर लॉग के इक्विलिब्रियम कैसे घटेगा वो एक बार और बता दीजिए ना। बताता हूं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल log 1 का वैल्यू मैं बताता हूं तुम्हें, 0 होता है, log 2 का 0.314, log 10 का 1, log 100 का 2। सो जैसे से हम log के अंदर जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं, log बढ़ते जा रहा है, क्लियर। तो यदि log के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा तो k इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, ये डेफिनेटली, और वाइस वर्सा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 1 by T कम होगा, ये क्वांटिटी कम हो जाएगी, एंड log k इक्वल टू दिस प्लस समथिंग, और ये कम होगी तो log
ये बढ़ेगी तो लॉग के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, इसका मतलब के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा। यहाँ पे जस्ट अपोजिट है क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव है यहाँ पर और ये वाली पॉजिटिव आ गई, नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर? एज अ होल दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, एज अ होल दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। तो -3 से -2 पे आएंगे तो वो इंक्रीज होना होगा, मैग्नीट्यूड दोनों में कम हो रहा है, इसका +3 से +2, इसका -3 से -2, बट -3 से -2 को हम इंक्रीज होना बोलेंगे और +3 से +2 को डिक्रीज होना बोलेंगे। इज दैट ओके? यस सर। और सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो टेम्परेचर इवॉल्व होता है, तो फिर टेम्परेचर घटेगा ना सब्सटेंस का? देखो उस पे आता हूं मैं, रुक जाओ थोड़ा वेट करो। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे जब तुम्हें वो चीजें थोड़ी क्लियर होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा ये हम एक्सटर्नल फैक्टर देख रहे हैं, एक इक्विलिब्रियम है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है, देयर इज द नेट चेंज इज 0। क्लियर? ना नेट रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है ना नेट रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है। अब क्वेश्चन आता है यदि वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? मतलब नेट एनर्जी उस टाइम पे रिलीज नहीं हो रही है, बट हाँ यदि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो थोड़ा सा अलग सीन है ना, अब ऑलरेडी इक्विलिब्रियम था, अब इक्विलिब्रियम पे हम कुछ चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है? तो क्या होगा? हाँ सर अब क्लियर है। इसमें डायरेक्टली रिलेटेड है, इसमें इनवर्सली रिलेटेड है। बढ़ाओगे तो कम होगा, कम करोगे तो बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट ये लिखा है, इफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एंडोथर्मिक फॉर अ रिएक्शन देन बैकवर्ड डायरेक्शन विल बी एक्सोथर्मिक एंड वाइस वर्सा। देखो जो लास्ट नोट है उसका क्या मतलब हुआ? सिंपल सा लॉजिक है, मैं ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जा रहा हूँ, सो व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम ग्राउंड टू सेकंड फ्लोर योर एनर्जी इंक्रीजेस,
when you are coming back to the ground floor energy decreases. तो जितना एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होगा सेम उतना ही एनर्जी डिक्रीज होगा, एक प्लस तो एक माइनस। यदि फॉरवर्ड में एनर्जी रिलीज हो रहा है तो बैकवर्ड में एनर्जी अब्सॉर्ब होगा एंड वाइस वर्सा, फॉरवर्ड में यदि अब्सॉर्ब होगा तो बैकवर्ड में रिलीज होगा। क्लियर? यदि एक डायरेक्शन एंडोथर्मिक है तो दूसरा एक्सोथर्मिक होता ही है। अच्छा, अब हमें कुछ भी नहीं बोला है कि कौन सा डायरेक्शन, हमें बोल दिया सिर्फ एंडोथर्मिक रिएक्शन है, नथिंग इज गिवन अबाउट द फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। तो डेफिनेटली हम उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन एज्यूम करेंगे। जैसे रिएक्शन लिखा है A इज इन इक्विलिब्रियम विद B प्लस C, बोला ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉरवर्ड की बात कर रहे हो। क्लियर? जब तक डायरेक्शन मेंशन ना हो फॉरवर्ड स्टैंडर्ड होता है। तो एंडोथर्मिक है मतलब फॉरवर्ड इज एंडोथर्मिक, बैकवर्ड इज एक्सोथर्मिक। यस, तुम लास्ट लेक्चर में नहीं थे, चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्यों नहीं अटेंड किया था लास्ट लेक्चर मेरा परसों का। थर्ड पॉइंट, गौरव का मैसेज ऐसा थर्ड पॉइंट नहीं समझा। थर्ड पॉइंट में से कितना बोला है, तुम ऊपर जा रहे तो एनर्जी बढ़ेगा और सेम वे में तुम नीचे आ रहे तो एनर्जी कम होगा। क्लियर? तुम यदि फॉरवर्ड जा रहे हो एनर्जी बढ़ रहा है, एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड में एक्सोथर्मिक होगा। ये एज्यूम करो फॉरवर्ड गए 50 जूल एनर्जी अब्सॉर्ब हुआ, बैकवर्ड आओगे तो 50 जूल एनर्जी रिलीज होगा और वाइस वर्सा। यदि फॉरवर्ड में 50 जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है तो बैकवर्ड में अब्सॉर्ब होगा। मतलब एक डायरेक्शन एंडोथर्मिक है तो दूसरा एक्सोथर्मिक होगा। Is that okay, Gaurav? Yes, sir. चलो अब हम कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ln k इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t, log k इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t। पहला ग्राफ एंडोथर्मिक रिएक्शन का ले लेते हैं हम। ट्राई करो ये ग्राफ ड्रॉ करने का और सेम ग्राफ फिर हमें एक्सोथर्मिक के लिए भी ड्रॉ करना है। ln k इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t, log of k equilibrium versus 1/t. First case delta h greater than 0, second case delta h less than 0. मैथमेटिकल रिलेशन तुम्हारे पास है तो देखो और ट्राई करो। बाय द वे हमारा आईआईटी का रिजल्ट आया है, परसों शायद लेक्चर चल ही रहा था हमारा, उस टाइम ही आया था एंड रिजल्ट इज लाइक क्वाइट गुड। स्पेशली अच्छी बात यह है कि जो मेंस में रिजल्ट आया था, मेंस से ऑलमोस्ट 90% बच्चों का रैंक इंप्रूव हुआ है एडवांस में। जैसे सुमित बेरा का मेंस में रैंक, ऑल इंडिया रैंक 500 एंड समथिंग कुछ, इसमें 300 एंड समथिंग आया है, जो हमें 200-300 के बीच में एक्सपेक्टेड था, बट ठीक है थोड़ा बहुत अप डाउन। प्रथम का रैंक था 2500 मेन में और एडवांस में उसका रैंक है 1400। पारुल का भी 5000 प्लस था, अभी 4800 है। शुभम करके एक बच्चा है जिसका 6-7,000 रैंक था, उसका 3000 रैंक है, 3100 है। तो रैंक मैक्सिमम बच्चों का मेन से एडवांस के बीच में इंप्रूव हुआ है, मतलब सेम कंपटीशन है, सब कुछ रहता है। तो जस्ट ये है कि
और उसका इम्प्रूव होने का भी रीजन ये है कि दो चीजें, हम स्पेशली इन बच्चों को जो डेफिनेटली एडवांस के लिए ओरिएंटेड थे स्टार्टिंग से, उन्हें यही फोकस करवा रहे थे कि तुम मेंस पे बहुत ज्यादा फोकस मत करो, मेंस की प्रैक्टिस भी मतलब सिलेबस इज एवरीथिंग इज सेम, बट टेस्ट प्रैक्टिस जैसे मेन आए तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मेंस के लिए ही पढ़ रहे हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं कर रहे, तो मैं एडवांस लेवल पे ही फोकस करना है मेनली। तो एक ये रीजन था। दूसरा, मेन और एडवांस के बीच में 21 डेज का जो गैप था, 21 डेज के गैप में हर दिन उनकी क्लास लगाई गई है, उन्हें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए गए, डेली 2 घंटे की क्लास होती थी, ज्यादा तो नहीं। मतलब इनका सिलेबस खत्म हुआ है दिसंबर में और इनकी क्लासेस सितंबर तक चल रही थी, और शायद ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा। तो एक ये एडवांटेज मिला है, हाँ सर। तो अगेन ठीक है, मैं मतलब तीसरा साल है मुझे रेजोनेंस नासिक सेंटर पर, तो 3 साल में बेस्ट रिजल्ट आया है अभी, और इवन नासिक डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी यहीं से है, जैसा आप बताया गया, ग्रुप पे भी शायद डाला ही था। तुम्हारा इवन एक सेशन भी हम इन बच्चों के साथ रखेंगे, अभी वो थोड़ा सा काउंसलिंग में बिजी है, बाकी एक इंटरेक्टिव ऑनलाइन सेशन ही रखेंगे कि वो तुम्हें थोड़ा सा गाइड करेंगे, उन्होंने प्रिपरेशन क्या की, उनका एक्सपीरियंस क्या था, और कैसे मतलब इस कोविड सिचुएशन में उन्होंने कैसे उसको हैंडल किया, ये सब कुछ बताते हैं। मतलब सेशन में तुम्हें वो बताएंगे जब भी पॉसिबल होगा, लाइक विद इन अ वीक और मे बी 2 वीक। ईशान का मैसेज है सर, जेई एडवांस का पेपर कितने मार्क्स का था? इट्स 396 मार्क्स, 396 मार्क्स का था, और 147 मार्क्स पर 4800 रहेंगे आउट ऑफ 396। सुमित के हैं 245 मार्क्स, 396 में से उसको ऑल इंडिया रहेंगे 366। उसके बाद फिर प्रथम के मार्क्स हैं 196 मार्क्स, एग्जैक्टली 50% है, 50% उसका रैंक है 1400 कुछ। फिर 159 मार्क्स हैं शुभम के, उसका रैंक है 3100 ओपन कैटेगरी में। बाकी शायद शुभम और प्रथम दोनों ओबीसी कैटेगरी में अलग अलग रैंक है, 187 और कुछ ऐसा रैंक भी है उनका। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इज अराउंड, जितने एडवांस में बच्चे एग्जाम देने बैठे थे 65-66 का कुछ का शायद सिलेक्शन हुआ था मेन से एडवांस के लिए। उसमें से 10 बच्चों ने एग्जाम दिया ही नहीं, 10 से 12 बच्चों ने। इवन जिसका मेन में सेकंड हाईएस्ट रैंक था रेजोनेंस सेंटर से, उसने भी एडवांस का एग्जाम नहीं दिया, अनिश ने, क्योंकि उसका ऑलरेडी मतलब डिसाइडेड था, वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा रहा है, यूएस में जा रहा है ग्रेजुएशन करने, इसलिए उसने एडवांस का एग्जाम ही नहीं दिया। और कुछ जो बच्चों ने एग्जाम दिया, रफली जहां तक मुझे पता है 52 बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें से 25 के अराउंड सिलेक्शन अभी तक पता चले हैं। अच्छा रेशो है, मतलब जितने बच्चे एडवांस में फिर उसका 50% सिलेक्शन। कौन सी यूनिवर्सिटी में सर? उसने यूनिवर्सिटी, एक्चुअली मेरी फोन पे ही बात हुई थी उससे, उसने कुछ तो नाम बताया था, मुझे अच्छे से आवाज नहीं आई थी, वो सारा डिटेल शायद पता लगेगा आजकल में, यंग एंड कुछ यूनिवर्सिटी थी ऐसा कुछ बता रहा था वो, मुझे भी नाम क्लियर नहीं हुआ था। सेट के थ्रू जा रहा है वो। चलो देखते हैं हम ग्राफ। If we see the relation, we have this relation ln k equal to delta h by r 1 by t plus delta s by this along y axis along x axis। तो ये तो हमें समझ में आता है, y equal to m x plus c straight line which is not passing through origin। अब क्वेश्चन आता है y इंटरसेप्ट कितना है, डेल्टा एस नॉट बाय आर। तो कर कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, डेल्टा एस नॉट कैन बी नेगेटिव आल्सो, बट ठीक है, अभी हम एक जस्ट असम्पशन ले लेते हैं,
ये y इंटरसेप्ट कुछ यहाँ पे आ गया। क्लियर? अब हमें ये देखना है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच इज पॉजिटिव देन स्लोप विल बी नेगेटिव। तो डेल्टा एच पॉजिटिव, ये नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। स्लोप नेगेटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, बोथ ग्राफ आर ऑलमोस्ट सेम, द ओनली डिफरेंस इज एक का स्लोप होगा माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर और दूसरे का स्लोप होगा माइनस डेल्टा एच नॉट बाय 2.303 आर। सिर्फ 2.303 का फैक्टर आ जाएगा लॉग के केस यहाँ पर, otherwise both have similar kind of slope, similar line. For this curve delta h is positive, तो slope इसमें भी minus delta h by r, but delta h खुद नेगेटिव है तो slope पॉजिटिव हो जाएगा। ये ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, slope minus delta h by r, दोनों में सेम स्लोप है, but the difference is delta h साइन यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा h का साइन। Slope will be minus delta h naught on 2.303 r। कितने लोगों ने एग्जैक्टली ऐसा ही ग्राफ बनाए थे चारों? चैट बॉक्स में यस टाइप करो। सार्थक, केशवी, बस दो बच्चों ने ही बनाए थे और किसी का भी नहीं आया था एग्जैक्टली ऐसा ग्राफ। अब हमें क्या करना है, वी वांट टू रिलेट, वी नीड टू रिलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। कि टेम्परेचर लेट से 50 डिग्री सेल्सियस पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे, तो उन दोनों में क्या रिलेशन होगा? रिलेशन एट टेम्परेचर T1 K1, टेम्परेचर T2 K2। इफ वी सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड आ जाएगा log K2 अपॉन K1, this minus this, log K2 minus log K1 is log K2 upon K1। डेल्टा एच नॉट बाय आर कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर कॉमन आ गया। क्लियर? माइनस 1 बाई T2 माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बाई T1, तो 1 बाई T1 विद प्लस साइन, 1 बाई T2 विद नेगेटिव साइन। ये रिलेशन, फाइनल रिलेशन भी हमें याद रखना, सिंपल सा डेरिवेशन है। दो टेम्परेचर पे हमने लिखा और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया। चेक करो, कॉपी करो, किसी को डाउट है तो क्लियर करो। भी अथर्व का मैसेज था कुछ, एंडो वाज राइट बट इन एक्सो ग्राफ फ्रॉम, ओके ठीक है अथर्व।
चलो हो गया यहाँ तक कॉपी। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन पे हम, थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा हमें। एक्सरसाइज 1, section J, part 1, both the question. There are two questions in section J, J1 and J2. You need to attempt both the questions, J1 and J2. Exercise 1, part 1, J1 and J2. देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो डेल्टा एच नॉट भी चेंज होगा या सेम रहेगा। फॉर द सेम केमिकल रिएक्शन वी आर चेंजिंग द टेम्परेचर, सो डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट अप्रोक्सीमेटली दे आर सेम। वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं हालांकि, बट अभी इस रिलेशन में, इक्विलिब्रियम रिलेशन में हम उसे चेंज कंसिडर नहीं करते हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होते हैं। 1-2% का एरर आता है विच कैन बी इग्नोरेबल। क्लियर? तो यहाँ पे इसको कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। J1 एंड J2 अटेम्प्ट करना है जल्दी से, और जिसका भी आंसर आता है चैट बॉक्स में रिपोर्ट करना, आंसर की में मत देखना आंसर, फिर मैं डिस्कस करूंगा, देखते हैं उसके बाद जो भी रहेगा। और मैं अटेंडेंस भी ले रहा हूँ साथ में, यस प्रेजेंट बोलते जाना। आदित्य प्रसाद, प्रेजेंट सर। अजिंक्य, प्रेजेंट सर। अमोघ, प्रेजेंट सर। अनिकेत, प्रेजेंट सर। अंकित, प्रेजेंट सर। अथर्व, प्रेजेंट सर। चेतना, प्रेजेंट सर। ध्रुव पाटिल, प्रेजेंट सर। गौरव, प्रेजेंट सर। हर्ष, प्रेजेंट सर। ईशान, ईशान, केशवी, प्रेजेंट। रक्षिका, लक्षिका, नयन, नयन पटेल is not there. निशान ठाकुर, प्रेजेंट सर। पार्थ पाटिल, प्रेजेंट सर। पीयूष चन्नानी, चंदवानी, प्रणव पगारे, प्रेजेंट सर। प्रथमेश निकम, Prathamesh is not there. Sai, प्रेजेंट सर। Saima, प्रेजेंट सर। सार्थक, बोर्ड से प्रेजेंट सर। सार्थक सोनवाने, प्रेजेंट सर। विधि मराठे, विधि, प्रेजेंट सर। यश देवरे, यश, ठीक है। नयन एंड प्रथमेश निकम, दो बच्चे एब्सेंट हैं बस। नयन का तो मैसेज आया था, कनेक्ट नहीं हो रहा है। To get the answer of J1, please type in chat box.
अच्छा, तुम्हारा प्लानर कोटा से आ गया है, जो अगेन अपडेटेड प्लानर है, क्योंकि जो पुराना प्लानर था मतलब वो ड्यू टू कोविड सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था, और वो तुमसे शेयर कर दिया जाएगा शायद 1-2 दिन में। उसमें थोड़ा बहुत मतलब जो भी उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करके। और सेकंड तुम्हारा 18 को टेस्ट है ना एक वापस से, तो उसका सिलेबस भी तुम्हें अपडेट करते हैं हम 1-2 दिन में। तो प्लानर में एक्चुअली फिर हर टेस्ट का तो कोटा से हर 3 वीक में एक टेस्ट होगा। वैसे तो तुम्हारा हर संडे को जो नॉर्मल सेंटर लेवल पे टेस्ट होंगे वो होंगे ही, रिस्पेक्टिव टीचर्स बता देंगे, बट हर संडे को जो एक टेस्ट होगा, एक बार वो मेंस पैटर्न होता है, एक बार एडवांस पैटर्न होता है। तो उसका भी सिलेबस तुम्हें अभी से मिल जाएगा जब तक सिलेबस डेट खत्म होगा तुम्हारा, और फिर उसके अकॉर्डिंगली डेट, हर चैप्टर की डेट होगी, उससे रफ कुछ 1-2 लेक्चर आगे पीछे हो सकते हैं जनरली बस। तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कब क्या टॉपिक स्टार्ट होगा, कब सिलेबस खत्म होगा, तो प्लानर ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। रेजो सर पर अपलोडेड है सर। क्या? रेजो सर पर अपलोडेड है, पर वहाँ पे वो बैच नहीं समझ में नहीं आ रही, कौन सी बैच है, J0102। हाँ, वो मत दिमाग लगाओ तुम। रेजो सर जो ऐप है वो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है ना, तो उसमें थोड़ा सा मतलब ये है कि यूनिफॉर्मिटी कम है, तो हमारे बहुत ज्यादा काम का नहीं है। बेस्ट से हम जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं इस पर फुली फोकस रखें, और प्लानर भी वहां पर एक्चुअली इतने सारे बैचेस हैं, 10 बैचेस हैं टोटल, तो 10 में से तुम्हारा प्लानर कौन सा है क्या नहीं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। और कोविड के कारण इस बार हर मतलब जनरली क्या होता है, सिर्फ 2 प्लानर बनते हैं, एक ए फेज का एक बी फेज का, और वो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। बट बिकॉज ऑफ कोविड किस सेंटर पे क्या हो रहा है, इवन कोटा में जैसे रफली 10,000 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, यार 10,000 में से कोविड के कारण कोई कोटा जा ही नहीं पाए, तो काफी लोग जो स्पेशली यूपी बिहार के कोटा मूव करते थे, वो इतने इंटीरियर में कि ऑनलाइन लेक्चर भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन नेटवर्क का इशू है, काफी कुछ हर जगह कुछ ना कुछ इशू है, तो चीजें जैसा चलनी चाहिए, इवन यूनिफॉर्मिटी भी पॉसिबल नहीं हो पा रही है। पर ठीक है, हम हमारे लेवल पे देखें चीजें, और जितना हम बेस्ट कर सकते हैं उतना करें। तो तुम्हारे लिए जो प्लानर होगा, जो सारे टीचर्स फॉलो करने वाले हैं तुम्हारे अपने सेंटर पर, नासिक सेंटर पर, वो तुम्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद इन लाइक 1 to 3 days। रेजो सर सिर्फ कोई टीचर तुम्हें एडवाइस करता है, कोई लेक्चर मिस हुआ है तो देखना नहीं, अदरवाइज रेजो सर देखना मतलब कोई काम का ही नहीं है, बिल्कुल छोड़ दो उसे भी। हाँ, डीपीपी वगैरह अपलोड है और तुम्हें हार्ड कॉपी नहीं मिला है तो फिर एक बात अलग। तुम्हें अब तक आंसर की मिले नहीं मिले मॉड्यूल बी के? पार्थ पाटिल, आंसर की मिली है नहीं मिली है मॉड्यूल बी डीपीपी? Am I audible or not? Yes, sir. सर मैंने मॉड्यूल्स कलेक्ट नहीं किए तो मुझे कुछ पता नहीं। मैं मतलब पार्थ बोल रहे हैं? यस सर। तो पार्थ तू कैसे पढ़ रहा है, फिर रेजो सर से पढ़ रहा है? यस सर, रेजो सर से। ठीक है, तो मुझे एक कॉल करना आज 2 बजे के आसपास एक बार, मतलब मैं उस टाइम फ्री रहता हूँ उसके लिए। Definitely lot of calculation is involved in this question, but एग्जैक्टली होगा ऐसे 98.32 किलो जूल में, इसको जूल में कन्वर्ट किया ऐसा यूनिट, आर का वैल्यू ऐसा यूनिट में, डेल्टा एस नॉट -95 दिया है, आर इन एसआई यूनिट, एवरीथिंग इन एसआई यूनिट।
कैलकुलेशन है नो डाउट, और फिर इसको जो भी आएगा उसको e टू द पावर में रखना, 10 टू द पावर में रखना पड़ेगा। J2 पर आते हैं। From the following data, state whether the reaction P is exothermic or endothermic। अच्छा क्वेश्चन है। चेक करो क्या थर्ड रिएक्शन कुछ ऐसा आ रहा है क्या, -2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रिएक्शन माइनस सेकंड रिएक्शन। आर वी गेटिंग थर्ड रिएक्शन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन इन दिस मैनर? Yes, sir. यदि हमें ऐसा मिल रहा है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं K3 विल बी, माइनस है तो 1/K1, पावर 2 कर दो, 2 का मल्टीप्लाई किया है, ये भी माइनस है तो यहाँ पे भी 1 में लेके आ जाओ, तो K3 विल बी 1/K1 स्क्वायर इनटू K2। अब K1 K2 दे रखे हैं 2000 केल्विन पर, तो K3 2000 केल्विन पे आएगा। चेक करते हैं कितना आएगा, 1/K1 स्क्वायर 4.4 स्क्वायर, 4.4 इंटू 4.4 इंटू K2 इज 5.31, 10 टू द पावर -10। क्लियर? जब ये ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा। So basically we are getting K at 2000 Kelvin for the third reaction। थर्ड रिएक्शन के लिए क्या आ गया 2000 केल्विन पर, which is in the order of 10 to the power +10। मुझे बताओ 2000 केल्विन पर क्या आया 10 to the power +10 के ऑर्डर में? हमें 1000 केल्विन पर थर्ड रिएक्शन का के क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 10 to the power 20, तो 1000 केल्विन पर के दे रखा है 10 to the power 20 और 2000 पे दे रखा है 10 to the power 10, एक रफ। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ा है या कम हो गया है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? 1000 से 2000 पे गए, के चला गया 20 से 10 पर, 10 to the power 20, 10 to the power 10, तो डिक्रीज हुआ है। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिक्रीजिंग, देन कैन वी से दैट on increasing temperature if equilibrium constant is decreasing, तो कुछ ये हुआ होगा, reaction is exothermic रही होगी, reaction will be exothermic, on increasing temperature equilibrium constant is decreasing, reaction must be exothermic in nature। तो क्वेश्चन अच्छा था, जितना भी आज हमने पढ़ा है सबका सब्जेक्ट था इसमें। पहले तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, फिर ये देखना है इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, फिर चेक करना है वो एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक। So on increasing temperature, K equilibrium is decreasing, hence reaction should be exothermic in nature। Is that okay? Chetna, Dhruv, Gaurav, Harsh? Clear, sir। Yes. चले हम आगे।
Factors affecting equilibrium. Already equilibrium exists कर रहा है. Now we impose certain change. We can change the equilibrium. ध्यान रखना मैंने equilibrium constant नहीं बोला है, यहाँ पे equilibrium बोला है. It may be possible we can shift the equilibrium reaction in forward or backward direction. बताता हूँ क्या मतलब होगा इसका. Already equilibrium exists कर रहा है. Let's say reaction है. N2 plus 3H2 is in equilibrium with twice of ammonia. Now in this already exist equilibrium, if we impose certain change, such kind of change, we can add certain amount of reactant product. Equilibrium में हमने N2 के moles add कर दिए, remove कर दिए, ammonia के mole add कर दिए, remove कर दिए. So हम by changing certain moles, by changing concentration, we can shift the equilibrium in forward or backward direction. हो सकता है हमने N2 के मोल्स ऐड किए हो तो रिएक्शन या तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा. ये इक्विलिब्रियम सेम रहेगा. देखना यदि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन देखेंगे, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. दिस विल नॉट चेंज, बट इफ यू ऐड अमोनिया लेट्स एट इक्विलिब्रियम, ये उतना ही है, ये बढ़ गया, ये कांस्टेंट है. तो डेफिनेटली ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि सिर्फ एक चीज वेरी करे और बाकी सब कांस्टेंट हो. इसको वेरी किया तो किसी को तो वेरी होना पड़ेगा. तुमने इसको बढ़ाया है, क्या होगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और कुछ टाइम के लिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. जब तक तुमने जैसे ही तुमने इसमें कुछ ऐड कर दिया अमोनिया, नाउ इक्विलिब्रियम कंडीशन विल नॉट बी देयर. अब रिएक्शन थोड़ा सा बैकवर्ड होगा और अपने अमोनिया और N2H2 के प्रेशर को ऐसे एडजस्ट करेगा कि वापस से इसके इक्वल हो जाए. मतलब सिचुएशन कुछ यहाँ पे थी, इक्विलिब्रियम में थी, तुमने इसको डिस्टर्ब कर दिया, तुम इसको यहाँ पे लेकर आ गए. तो डेफिनेटली नो इक्विलिब्रियम इज नॉट देयर. अब ये थोड़ा सा मूव करेगा फॉरवर्ड बैकवर्ड और यहाँ के वापस से सेटल हो जाएगा. क्लियर? तो तुमने जब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया है, सिस्टम वापस से इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा. तो हम कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, हम वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं. वॉल्यूम को ही हाफ कर दिया तो सारे प्रेशर डबल हो जाएंगे. वॉल्यूम को हाफ कर दोगे तो. क्लियर? चेंज ऑफ टेम्परेचर, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस. कुछ ऐसा गैस जो इनसे रिएक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा गैस को हमने ऐड कर दिया तो उसका इफेक्ट. तो सारे इफेक्ट हम देखने वाले हैं. इसमें से कैटलिस्ट का आएगा कि वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है, बस थोड़ा बहुत क्या चेंजेस होते हैं उसके कारण वो हमें देखना है यहाँ पर. चलो, किसी को कोई डाउट अभी कि हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं? इक्विलिब्रियम था, हमने ये फैक्टर इंपोज किए, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया. अब डिस्टर्ब कंडीशन से वापस से इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कैसे जाते हैं
क्या होता है रिएक्शन में, वो ऑब्जर्वेशन हमें लेना है। सर यस सर इन सब केसेस में वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम ही रहेगा ना? यस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में चेंज होगा, वो है ये वाला जो ऑलरेडी अभी हमने देखा है कि टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज होता है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं। क्लियर? सर कैटलिस्ट के को ऐड करने पे तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसका स्पीड में। थोड़ा सा वेट करो, वही है, इसमें किस पे फर्क पड़ेगा किसमें नहीं पड़ेगा वही हमें ऑब्जर्व करना है। मतलब हम अच्छा ऐसा नहीं कि पांचों फैक्टर डेफिनेटली इफेक्ट करेंगे ही सही, तो इसमें से हो सकता है इनर्ट गैस भी इफेक्ट ना करे या कुछ कंडीशन में करे कुछ में ना करे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम, वही हमें देखना है। हमें सारे फैक्टर देख के ऐसा लगता है कि इफेक्ट कर सकता है, तो हमें वो भी देखना है जो कर सकता है नहीं करेगा, सब कुछ हम देखेंगे। तो ये तो जस्ट मैंने अभी हेडिंग लिखाई है, अब हमें वन बाय वन इन्हें डिटेल में देखना है। काफी मतलब पूरा एक लेक्चर लगेगा अभी तुमको मुझे डिस्क्राइब करने में, इवन इनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ देखना है। चलो अब हम ली चैटलियस प्रिंसिपल के स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। It states that if we impose any change on equilibrium condition, then reaction will shift in the direction, मतलब forward direction या backward direction कहाँ पे कैसे shift होगा, that depends on the imposed change on it, and it has tendency. Reaction will have the tendency to oppose the effect of change. तुमने कुछ ऐसा change किया, reactant को बढ़ा दिया, क्लियर, तुमने और रिएक्टेंट बाहर से ऐड कर दिया, तो सिस्टम की टेंडेंसी होगी कि वो रिएक्टेंट जो तुमने इंक्रीज किया है उसको डिक्रीज कर दे। क्लियर? यदि तुमने कुछ डिक्रीज किया है तो सिस्टम की टेंडेंसी होगी कि उसको इंक्रीज कर सके, कुछ ऐसा हो। सर वो फर्स्ट लाइन में It states that if we impose any change, impose की स्पेलिंग सही है, आई आता है ई आता है, क्या आता है? Any one of you? आई आता है सर। आई आता है सर। आया था। ओके
चलो, अब एक्चुअली इसके जो इफेक्ट्स हैं वो थोड़ा सा डिटेल में है, वो मैं आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करूंगा। डीपीपी का क्या सीन है तुम्हारा, इसका डीपीपी डिस्कशन हो गया है या पेंडिंग है अभी? क्या सीन है डीपीपी का? सर अभी डिस्कस नहीं हुआ है सर, कल है डाउट। तो डीपीपी में बता चुका हूँ, कौन सा डिस्कस होंगे या नहीं बताया अब तक? सर अभी तक नहीं बताया है। ठीक है, मुझे शायद उस दिन डीपीपी किसी ने सेंड किए थे क्या अभी? हाँ सर मैंने परसों? सेंड किए थे। ओके, मैंने शायद बताया था, मैं देख के बताता हूँ उसमें से ना कहाँ तक डिस्कस हो गया, मुझे बता दो बस एक बार। सर B4। B4 तक हो गया है, ठीक है, मैं आगे देख के बताता हूँ कि क्या करना है ना। और होमवर्क में रहेगा वैसे अप टू सेक्शन J, एक्सरसाइज 1, बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, अप टू सेक्शन J। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पहले कुछ होमवर्क दिया है कहीं कहीं तक भी? सर 1 to 6। 1 2 6 पार्ट 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट 2 अप टू क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ अप टू क्वेश्चन नंबर 9, इतना रहेगा। ठीक है, चलो मैं सेशन एंड कर रहा हूँ अभी। पार्थ, पार्थ अभी कर लो भले, कॉल एक काम करो। ओके सर।